तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था बेन, मोटू, युवान और हुआ ब्रेकफास्ट करने के लिए सिटी को रवाना हो जाते हैं। अब आगे सिटी में आने के बाद बेन अपने फेस को हाथों से छिपा रहा था। तभी मोटू बोलता है कि बॉस आप चिंता मत करो, मैंने पूरे शहर से आपके पोस्टर फाड़ दिए हैं। जब तक हम सी फैमिली के लोगों से नहीं मिलते तब तक हम सुरक्षित रहेंगे। बेन हुआ से कहता है कि हमें पास के किसी होटल में खाना खा लेना चाहिए, जिस पर हुआ बोलता है कि छोटे होटल से खाना खाने से मेरे मुंह का टेस्ट खराब हो जाएगा और मुझे उस होटल में खाना खाना है जहां मैं जी भर कर शराब पी सकता हूं। बेन बोलता है कि तुम दोबारा हमें उसी होटल में ले जा रहे हो जहां से हम कल बड़ी मुश्किल से बचकर भागे थे। क्या तुम जानबूझकर हमें उस होटल में ले जा रहे हो ताकि वहां के लोग मुझे मार सके? जिस पर हुआ बोलता है अगर तुम्हें इतना ही डर लगता है तो तुम चूहे की तरह खोदना सीख लो ताकि जब भी तुम मुसीबत में पड़ो तो एक सुरंग बनाकर वहाँ से भाग सको। बेन कहता है मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं तो बस तुम्हारी चिंता कर रहा था कहीं तुम लोग मुसीबत में ना पड़ जाओ। अब वो सभी होटल के अंदर चले जाते हैं। अब युवान हुआ से पूछता है क्या तुम हमारे साथ खाना नहीं खाने वाले हो? हुआ कहता है कि मैं तुम जैसे बंदरों के साथ खाना नहीं खाने वाला हूँ, मैंने अपने लिए ऊपर अलग से टेबल बुक करी है। बेन कहता है ये साला कितना घमंडी है। अब हुआ जाते वक्त उन्हें कुछ पैसे दे देता है और बोलता है कि मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास खाने के पैसे होंगे, और उन्हें पैसे देकर ऊपर चला जाता है। बेन को उसकी हरकतों पर बहुत गुस्सा आता है। तभी युवान उसे शांत कराते हुए बोलता है कि आप गुस्सा मत हो, मैंने सुना है कि दुनिया के प्रतिभाशाली मार्शल आर्ट वॉरियर का यह बिहेवियर मामूली बात है। इसके बाद मोटू बोलता है बॉस आप अभी फेंगलियू के बारे में नहीं जानते। तो बेन पूछता है कि आखिर ये कौन है? तो मोटू बताता है कि 7 बड़ी फैमिलियों में से हुआ फैमिली के यंग मास्टर हुआ फेंगलियू है। साथ ही मोटू बताता है कि मैंने यह भी सुना है कि उसके बड़े भाई को लियू ने मारा है और अपने भाई का बदला लेने के लिए हुआ ने लियू को लड़ने की चुनौती दी थी, पर जिसमें वो हार गया। वह लकी था जो हारने के बाद भी अभी तक जिंदा है और उस लड़ाई के बाद ही यह बहुत फेमस हो गया। अगर आपको याद होगा तो यही वही फेंगलियू है जिसकी लड़ाई हम पहले भी देख चुके हैं। अब बेन कहता है एक हारे हुए स्वॉर्डमैन के रूप में फेमस होना कौन सी बड़ी बात है। तभी मोटू कहता है बॉस आप गलत हो, अगर हुआ सच में वही फेंगलियू है तो वह स्वॉर्ड इमोर्टल लियू के साथ लड़ाई करके जीवित रहने वाला 10 सालों में पहला है, क्योंकि जिसने भी लियू के साथ लड़ाई करी है वो मारा गया है। तभी बेन कहता है कि ये अपना निक नाम स्वॉर्ड इमोर्टल कौन रखता है, क्या उसे मरने का जरा सा भी डर नहीं है? युवान कहता है कि मैंने सुना है कि लियू 3 बार सेंटर प्लान्स रॉयल कैपिटल में जाकर उसने तबाही मचाई है, उसने अपने हजारों दुश्मनों के साथ फाइट करी है और आसानी से अपने सभी दुश्मनों को मार दिया है। पिछले कुछ सालों से वह इस कॉन्टिनेंट का सबसे इम्प्रेसिव स्वॉर्डमैन है। बेन यह सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। अब मोटू कहता है अगर हम इमॉर्टल स्वॉर्डमैन लियू के बारे में बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम इससे थोड़े पैसे भी कमा ले। इसके बाद मोटू वहाँ बैठे सभी लोगों को इकट्ठा करने लगता है और कहता है कि मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने वाला हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसके बदले में मुझे कुछ पैसे देंगे। इसके बाद मोटू अपने अनोखे स्टाइल में सभी को कहानी सुनाने लगता है। मोटू कहता है कि आज मैं आप सभी को दक्षिण के तांग डायनेस्टी की कहानी सुनाने वाला हूँ। ली का जन्म वहीं हुआ था जो अपने राज्य के बर्बाद होने और अपने फैमिली के तबाह होने की वजह बना। कहते हैं कि ली एक असाधारण व्यक्ति था जिसकी स्वॉर्ड स्किल बहुत अमेजिंग थी। दक्षिण के तांग डायनेस्टी के पहले राजकुमार थे। कहा जाता है कि वे स्वॉर्ड कला के साथ ही पैदा हुए थे। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने वाइट डीर केव सेक्ट में प्रवेश किया और वहाँ उसने मून सेज लुयू का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और फिर उन्होंने ली को अपना स्टूडेंट बनाया। ली ने मून सेज लुयू से स्वॉर्ड कला में महारत हासिल करी, जिसके बाद उसे अपने लेवल का कोई भी ओपोनेंट नहीं मिला। जब दक्षिण के एम्परर ने अपने बेटी ली की शादी उस डायनेस्टी की सबसे खूबसूरत लड़की से रखी थी जो लियू को पसंद भी करती थी, पर शादी करने से पहले अपने बेटे की स्वॉर्ड कला को फेमस करने के लिए वहाँ एक कंपटीशन रखा। अगर उस कंपटीशन में ली को हरा देता है तो उसे यहाँ का एम्परर बना दिया जाएगा। जैसे ही अनाउंसमेंट की गई तो बहुत सारे लोग कंपटीशन में हिस्सा लेने आए, पर किसी ने नहीं सोचा होगा कि कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल सेंटर प्लान्स के थर्ड प्रिंस भी यहाँ आया होगा। पर ली ने उसे आसानी से हरा दिया और फिर थर्ड प्रिंस ने उसे अपना दुश्मन बना लिया। तभी वहाँ पर बैठा एक बंदा बोलता है आगे क्या हुआ, जल्दी से आगे की कहानी सुना। और मोटू कहता है कि शादी से एक दिन पहले ली के सीनियर जो वाइट डीर केव सेक्ट से थे उनके साथ मुलाकात करी और दोनों ने खूब शराब पी और अपना होश खो बैठे। जब ली को होश आया तो वो जंजीरों से बंधा था और उसकी हाथ और पैर की नसें फटी थी, जिसकी वजह से वो अपनी मार्शल आर्ट का प्रयोग नहीं कर सकता। तभी वहाँ सेंटर प्लान्स की आर्मी ने अटैक करके तांग डायनेस्टी को तबाह कर दिया। अब एक बंदा पूछता है आगे क्या हुआ। मोटू बताता है कि जब ली कैद में था तब वो ना ही इंसान था और ना ही भूत था। सेंटर प्लान्स ने उन्हें मारने के लिए पॉइजन वाली शराब भी दी थी। इसके बाद बेन पूछता है कि उस लेडी का क्या हुआ जिससे ली की शादी होने वाली थी। मोटू कहता है कि उस लेडी ने सेंटर प्लान्स के थर्ड
प्रिंस से विनती करी कि ली को तकलीफ न पहुंचाए। इसके बदले में उसने खुद को प्रिंस के हवाले कर दिया। अब बैन कहता है कि क्या ली मारा गया? युवान कहता है अगर ली मर गया होता तो सब शांत हो जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर मोटू बताता है कि ली ने वहाँ से भागने के बाद 2 साल बाद वापसी करी। 2 साल में उसने ब्लू लोटस स्वॉर्डमैनशिप में महारत हासिल कर ली थी। इसके बाद वो तीसरे प्रिंस को मारने के लिए आया और जैसे ही वो थर्ड प्रिंस को मारने वाला था, पर उसने पता नहीं किस वजह से उसे नहीं मारा। और फिर वहाँ स्काई ब्रेकर नाइट्स प्रिंस को बचाने आ गए और फिर यहाँ एक भयंकर लड़ाई हुई। स्काई ब्रेकर नाइट्स को उस समय का सबसे पावरफुल वॉरियर माना जाता था, पर ली उनके आगे अकेला खड़ा रहा और ली ने उन सभी को हरा दिया और महल को भी पूरी तरह बर्बाद कर दिया। पर ली भी इसमें घायल हो गया था, पर फिर भी उसे कोई रोक नहीं पाया और ली यहाँ से भाग गया। तभी बैन पूछता है क्या यह इस कहानी का अंत है? मोटू कहता है नहीं, इस लड़ाई के बाद सेंट्रल प्लैनेट ने पूरे कॉन्टिनेंट से सबसे बेस्ट वॉरियर बुलाए और 7 ग्रेट फैमिली के साथ मिलकर चुनहुई नदी के पास ली के साथ फाइट करी और इस वॉर को हिस्ट्री की सबसे खतरनाक वॉर भी कहा जाता है। ली ने अकेले ही यहाँ 3000 से ज्यादा वॉरियरों को मार डाला और सभी को हरा दिया। कहा जाता है कि इस वॉर के बाद 3 महीने तक चुनहुई नदी का पानी लाल रहा। बैन कहता है यह तो पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे वांटेड पर्सन है जिसने इतने सारे लोगों को मार दिया। मोटू कहता है कि उस हिस्टोरिकल वॉर के बाद ली बहुत घायल हो गया था। कुछ सालों बाद वह पूरी तरह से ठीक होकर वापस लौटा, पर वापस लौटकर उसने दोबारा फाइट नहीं करी, बल्कि उसने सेंट्रल प्लैनेट के साथ हाथ मिला लिया और शांति का प्रस्ताव रखा। उसने ऐसा क्यों किया यह किसी की समझ में नहीं आया। तभी वहाँ पर बैठा एक आदमी कहता है आखिर उसने शांति का प्रस्ताव क्यों रखा? मोटू कहता है किसी ने बोला उसने तांग डायनेस्टी के एक आदमी की जान बचाने के लिए ऐसा किया और किसी ने कुछ और बात कही। असल में कोई नहीं जानता कि ली ने शांति का प्रस्ताव क्यों रखा। साथ ही मोटू कहता है कि ली कितना भी बड़ा स्वॉर्डमैन क्यों न हो जाए, पर वो कभी भी मून से लू यू के बराबर नहीं हो सकता। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।